हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एनसीईआरटी कक्षा 7 सिविक्स या नागरिक शास्त्र के एमसीक्यू पर आज हम लोग कुल 6 अध्याय के लगभग 70 एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसकी एक विस्तृत हल भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्याय 1 से। इस चैप्टर का नाम समानता। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, जूठन किनकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की या ओम प्रकाश वाल्मीकि की? तो ये जो जूठन है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12, 11, 10 और 9। तो इस समय भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। संविधान के अनुच्छेद 51A में सभी 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य में यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह इस बात की पुष्टि करता है कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके शिक्षा के अवसर को प्रदान कराने के लिए उनके माता पिता या अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में, 1998 में, 2001 में या 2006 में? तो जो मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी यह 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में, 1980 में, 1964 में या 1955 में? तो जो ये नागरिक अधिकार था यह 1955 में पारित किया गया था, 1 जून 1955 को। 1 जून 1955 को ये पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में या ईरान में? तो जो आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन था यह सर्वप्रथम अमेरिका में 1 दिसंबर 1955 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। डेट 1 दिसंबर 1955। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? जनभागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता। तो लोकतांत्रिक सरकार के जो प्रमुख तत्व हैं वो जनभागीदारी भी है, संघर्ष का समाधान भी है और समानता भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 2 पर चलते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 2, 3, 6, है ना? तो स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है और ये 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक सार्वजनिक हो सकता है और दूसरा निजी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ है बुखार से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, किसी भी चोट से मुक्त रहने की हमारी क्षमता, कोई बीमारी न होने की हमारी क्षमता, बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। तो ये स्वास्थ्य का यहाँ पर आशय हो जाएगा बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। 3 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत, सार्वजनिक, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली
स्वास्थ्य सेवा होगी वो व्यक्तिगत न होकर के सार्वजनिक होती है। तो इसका राइट आंसर सार्वजनिक हो जाएगा। कोस्टा रिका कहाँ का स्वास्थ्य देश है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोस्टा रिका है ये दक्षिण अमेरिका का एक स्वास्थ्य देश है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है? चिकित्सा पर्यटक वे पर्यटक जो विशेष रूप से भारत के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं। ओपीडी बाहरी रोगी विभाग, तो ये तो सही है। जेनेरिक नाम दवाओं का रासायनिक नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे आपका कूट अकूट दिया होगा तो मिलान करना होगा। हाँ, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, तो इस पांचों में जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 ये सही है। 2 और 3, जो पहला है यह ऑप्शन गलत है, ये पहला वाला गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले आप जान लीजिए ओपीडी। ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो ओपीडी को इसको आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 3 पे चलते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है? प्रश्न संख्या 1 पर विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या एडवोकेट? तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। अब उसके आगे चलते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 65, 66, 67, 68। तो हिमाचल प्रदेश जो है एक सदनी विधायिका है और विधानसभा भवन राज्य की राजधानी यहाँ शिमला में है। विधानसभा कुल 68 सदस्य हैं, है ना। तो यह एक सदनी है और 68 सदस्य हैं। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या कलेक्टर? तो वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सा कथन उचित है? निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र जहां वहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, बिल्कुल सही है। बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से पत्रकारों का जमावड़ा, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 पर चलते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? पैसा, रुतबा, लिंग या आयु? तो देखिए चैप्टर के नाम से ये लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, तो इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 2 लिंग हो जाएगा। किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? सरकार ने, राज्य ने, संविधान ने या अदालत ने? तो संविधान ने लैंगिक आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया, है ना। और संविधान के अनुच्छेद 15 यानी कि जो मौलिक अधिकार है जिसमें समानता की बात की गई 14 से 18 तक लेकर के, तो संविधान का अनुच्छेद 15 भी यही बात करता है, यानी कि लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभावों का ये निषेध करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामोआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित है? हिंद में, प्रशांत में, आर्कटिक में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रशांत महासागर में यह सामोआ द्वीप स्थित है। ठीक, जो सामोआ द्वीप होते हैं या जो सामोआ द्वीप है यह पोलिनेशिया और ओशिनिया के व्यापक क्षेत्र का एक हिस्सा है। समोआ को पोलिनेशिया का पालना भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है? पहचान, आत्म जागरूकता की भावना, बिल्कुल सही रहेगा। दोहरा बोझ, महिलाओं की कार्यस्थिति का वर्णन करता शब्द, ये भी ठीक है। अवमूल्यित, किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता, तो यह किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता अवमूल्यित नहीं होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, ये हो जाएगा आपका
पहला और दूसरा, जो तीसरा है ये गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके विषय में, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, पहचान आत्म जागरूकता की भावना। तो ये पहचान आत्म जागरूकता की भावना क्या होता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके स्वयं के प्रति जागरूकता से है ना। वह कौन है? समान रूप से किसी व्यक्ति की अनेक पहचान हो सकती है ना। उदाहरण के लिए, जैसे एक महिला, कोई भी महिला है तो वो एक लड़की के रूप में हो सकती है, वह एक बहन के रूप में हो सकती है, वह एक शिक्षिका के रूप में हो सकती है, वह एक संगीतकार के रूप में हो सकती है, वह एक माँ के रूप में हो सकती है। तो यही हमारी जो जागरूकता है, यही उनकी पहचान है ना। अब दोहरा बोझ का क्या आशय है? दोहरा बोझ का क्या आशय है? दोहरा बोझ शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है दोहरा बोझ होना है। यह शब्द समान रूप से महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यह शब्द इस मान्यता से प्रेरित है कि महिलाएं घर के अंदर गृहिणी का भी कार्य करती हैं और बाहर जाके श्रमिक का भी कार्य करती हैं, तो उनके ऊपर दोहरा बोझ है ना। लेकिन पुरुषों के ऊपर ये दोहरा बोझ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का ही कार्य करते हैं, घर के अंदर गृहिणी का कार्य नहीं कर सकते हैं। जबकि महिलाएं घर के अंदर भी कार्य करती हैं और बाहर भी कार्य करती हैं। तो जो ये दोहरा जो बोझ है, यह महिलाओं के कार्यों का एक कंसेप्ट है। अब देखिए, अवमूल्यित किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता। तो अवमूल्यित का मतलब किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता को मूल्यित कहेंगे, अवमूल्यित नहीं कहेंगे। अब अवमूल्यित क्या होता है? जब किसी को किसी कार्य के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती है तो वह अवमूल्यित महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका बर्थडे हो और आपने हमको इनवाइट किया हो और हम आपके बर्थडे में एक कोई उपहार बना करके ले गए हैं। उपहार खरीद के नहीं बल्कि बना करके ले गए हैं और आपको मैंने वो उपहार भेंट किया, और उस उपहार भेंट के समय आपने किसी प्रकार का हमसे कोई संबोधन नहीं किया, या कह सकते हैं कि उस उपहार के बदले आपने कुछ कहा नहीं हमसे, तो क्या होगा वहाँ पर मेरा अवमूल्यन हो जाएगा, है ना, और मैं अपने खुद को अवमूल्यित महसूस करूँगा। तो ये होता है अवमूल्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अध्याय 5 पर चलते हैं। औरतों ने बदली दुनिया। रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया? 1897 में, 1896 में, 1898 में, 1895 में। तो पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना सन 1898 ईस्वी में किया था, या की थी, है ना। और यह जो मुक्ति मिशन थी, यह क्या थी कि युवा विधवाओं की एक शरण स्थली थी। और उसके अलावा पंडिता रमाबाई ने ही लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सन 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। राजसुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभवों पर क्या लिखा? तो राजसुंदरी देवी ने आत्मकथा अमर जीवन, है ना, इसने आत्मकथा अमर जीवन जो है कि लिखी, और अमर जीवन सन 1876 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्मकथा, जो 1876 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो भारत में 10 वर्षों में जनगणना होती है। भारत की जो पहली जनगणना थी वह सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि जनसंख्या की पहली पूर्ण दशक की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1881 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में अभी तक 2011 में जो जनगणना हुई है वह 15वीं जनगणना है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं? 72, 80, 79, 90। तो इन चारों में 80% महिलाएं कृषि कार्य करती हैं। आगे पढ़ते हैं। यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? तो ये जो यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून था यह
2006 है ना, सॉरी 2006 नहीं, यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था, ये वाला। तो यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून यह 2013 में चलाया गया था। तो 2013 में भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जैसे रोकथाम, निषेध और निवारण का अधिनियम लागू किया था। छठे नंबर पर चलते हैं। छठे नंबर पर घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2004 में। तो जो घरेलू हिंसा है यह महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को एक विधिक सहायता उपलब्ध कराना था। यह 26 अक्टूबर सन 2006 को लागू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 2006। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन उचित रूप से युग्मित है, अतिक्रमण, जानबूझकर कानून तोड़ना, यौन उत्पीड़न वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति वाला हो तथा जो किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध हो, भेदभाव, सभी लोगों के साथ समान रूप से या सम्मान के साथ व्यवहार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है ना, तीसरा वाला गलत है। भेदभाव का मतलब सभी लोगों के साथ समान रूप से या सम्मान के साथ व्यवहार न करना होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 7वें का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। अध्याय 6 पर चलते हैं। संचार माध्यमों को समझना। लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से या इनमें से कोई नहीं। तो जो लहरिया नामक समाचार पत्र है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जो लहरिया समाचार पत्र है वह हिंदी की उपबोली बुंदेली में प्रकाशित एक आंचलिक समाचार पत्र है। इस पत्र को सन 2009 के यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष कब भेजा था, सन 1979 में, 1981 में, 1988 में, 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 जून 1981 को भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। यह प्रथम भूस्थायी उपग्रह था जिसका नाम एप्पल था। 1969 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में या कर्नाटक में। तो यह दिल्ली में 15 सितंबर 1969 को स्थापित किया गया था और 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने, गुटेनबर्ग ने, ग्राहम बेल ने या हेनरी फोर्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुटेनबर्ग हो जाएगा, 1430 में किया था। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। सेंसरशिप सरकार की वह शक्ति जो मीडिया को प्रकाशन से दूर करती है। जन विरोध बहुत कम संख्या में लोग एक साथ जुड़ते हैं तथा किसी न किसी मुद्दे पर अपना विरोध जताते हैं, ये गलत है, ये सही है। आगे देखते हैं। तीसरा है प्रकाशित करना, व्यापक दर्शकों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को पढ़ने के लिए मुद्रित करना। प्रकाशित करना है व्यापक दर्शकों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों को पढ़ने के लिए मुद्रित करना, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। हमारे आसपास के बाजार, अध्याय 7 पे। सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं, तो सप्ताह में जो बाजार लगते हैं उन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं और इन साप्ताहिक बाजारों में जो सामान होते हैं वो सस्ते दर पर मिल जाते हैं। उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं, तो उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच को व्यापारी कहते हैं। घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं, इसी को हम ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग शब्द का प्रयोग या इस ऑनलाइन शॉपिंग की जो बात की गई थी सन 1979 में, है ना। कब की गई थी, 1979 में। किसके द्वारा, माइकल एल्ड्रिच, मैं लिख दे रहा हूँ
एल्ड्रिच। तो माइकल एल्ड्रिच के द्वारा सन 1979 में सर्वप्रथम ऑनलाइन शॉपिंग की बात की गई थी। साप्ताहिक बाज़ारों में चीज़ें किन दामों पर मिल जाती हैं? तो अभी मैंने बताया सस्ते दर पर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? मॉल एक परिबद्ध क्रय स्थल, बिल्कुल सही है। थोक कम मात्रा में क्रय विक्रय नहीं, अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होना चाहिए। बाजारों की श्रृंखला बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। अध्याय 8 पर आते हैं। बाजार में एक कमीज। पहला क्वेश्चन है, रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? कपास से, गेहूं से, गेंदा से या गुलाब से? तो ये कपास से प्राप्त होती है। पावर लूम क्या है? चरखा, विद्युत चालित करघा, सिलाई मशीन, कंप्यूटर। तो जो पावर लूम है यह विद्युत चालित करघा को ही पावर लूम कहते हैं। कुरनूल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में या पंजाब में? तो ये जो कुरनूल है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कुरनूल है क्या चीज़? तो कुरनूल आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है और 1953 से 56 तक कुरनूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी भी थी। इसके बाद ही राजधानी हैदराबाद हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे, इरोड कपड़ा कहाँ पर मिलता है? तो जो ये इरोड कपड़ा है यह तमिलनाडु राज्य में मिलता है। जो इरोड है, इरोड का द्विसाप्ताहिक कपड़ा बाजार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इनमें से नीटिंग, ओटाई, बुनना, इनमें से कोई नहीं। तो रुई के गोलों से बीज अलग करने की जो विधि होती है उसे ओटाई कहते हैं। ये इतिहास के MCQ में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? जिनिंग मिल ऐसा कारखाना जहां कपास के गुलर से बीज निकाले जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता है। लाभ वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है या प्राप्त होती है। तो ये तीनों बिल्कुल आपका सही रहेगा। जिनिंग मिल मतलब ऐसा कारखाना जहां कपास के गुलर से बीज निकाले जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता होगा। लाभ वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है, उसी को लाभ कहते हैं। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। अध्याय 9 पर आते हैं। समानता के लिए संघर्ष। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? समान दृष्टि से, अंतर्क्रिया से, अनपढ़ या विदेशी? तो ये समान दृष्टि से सभी लोगों को ये देखता है। समानता के अधिकार। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं थीं? 48.2, 48.5, 49% या 51%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.5%। भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में जो मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो आपका 18 वर्ष है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 वर्ष। अब इसके बाद तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो तवा नदी जो है महादेव पहाड़ी से निकलती है ना। तो तवा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदियों में से एक जानी जाती है। इस नदी का उद्गम राज्य के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी नामक स्थान से होता है और तवा नदी के उद्गम का मूल स्रोत क्षेत्र जो है वो महादेव नामक पर्वत श्रेणी ही है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय ठीक है, बस। तो आज के इस वीडियो सेशन में कुल 9 अध्याय थे। ये कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स कहते हैं के MCQ थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।